प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे राज्य के स्वरूप का सातवां सिद्धांत, नव उदारवादी सिद्धांत या परिप्रेक्ष्य। क्या राज्य के स्वरूप का आज हम सातवां सिद्धांत ले रहे हैं। मैंने आपको प्रथम सिद्धांत में ही बताया था कि राज्य के स्वरूप से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, मैं क्रमबद्ध रूप में एक एक सिद्धांत को मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को समझाऊंगा। तो आज हम चर्चा करेंगे सातवां सिद्धांत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कंपटीशन की दृष्टि से, और यह है नव उदारवादी सिद्धांत या परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण। इसे आप सिद्धांत भी कह सकते हैं, परिप्रेक्ष्य भी कह सकते हैं और दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। मतलब राज्य को देखने का नजरिया क्या है राज्य को देखने का जो नजरिया होता है उसे दृष्टिकोण कहा जाता है। तो आज हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? राज्य के स्वरूप का नव उदारवादी परिप्रेक्ष्य या सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले सार रूप में यहाँ कुछ बताना चाहता हूँ। क्या कि जो नव उदारवादी सिद्धांत है बेटा, इससे पहले मैंने आपको उदारवाद के बारे में बताया था कि उदारवाद भी दो भागों में बढ़ जाता है, नकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद। वैसे देखा जाए तो उदारवादी विचारधारा का जो केंद्र बिंदु होता है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता होता है। पर जब उदारवाद को दो भागों में बांट दिया जाता है, एक तरफ नकारात्मक उदारवाद, दूसरी तरफ सकारात्मक उदारवाद। नकारात्मक उदारवाद ये कहता है, क्या कहता है कि आर्थिक गतिविधियों में राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, और सकारात्मक उदारवाद ये कहता है कि जन कल्याण के लिए आर्थिक गतिविधियों में राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। मतलब नकारात्मक उदारवाद में राज्य को कम से कम कार्य करने चाहिए, जबकि सकारात्मक उदारवाद के अंतर्गत राज्य को अपने कार्यों की संख्या बढ़ानी चाहिए। पर जैसे जैसे राज्य के कार्यों की संख्या बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक राज्य के द्वारा सहायता दी जाती है, फिर वो धीरे धीरे आराम की स्थिति में आ जाते हैं, वो श्रम करना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था डिगमगाने लगती है। तो फिर पुनः ऐसे विचारों की आवश्यकता होती है जो ये कहें कि भाई राज्य को पुनः आर्थिक गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। मतलब यहाँ पर राज्य को आर्थिक गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। जो व्यक्ति मेहनत करेंगे, श्रम करेंगे, वो खाएंगे, जो मेहनत नहीं करेंगे, श्रम नहीं करेंगे, वो भूखे मरें तो उनको भूखा मरने दें। यह जो विचार दिया है, यह विचार ही नव उदारवाद कहलाता है। सार रूप में मैंने आपको बताया, बाकी एक एक बात की चर्चा यहाँ हम करेंगे। मैं पूर्ण विश्वास से कह रहा हूँ, ये नव उदारवादी सिद्धांत के बारे में मैंने जितना भी यहाँ नोट किया है, एक एक शब्दावली को, एक एक सेंटेंस की मैं व्याख्या करूंगा। ये समझने के बाद में नव उदारवादी सिद्धांत के ऊपर कहीं से भी कोई प्रश्न पूछा जाए, आपका आंसर गलत नहीं हो सकता। ये स्टूडेंट्स, हम नव उदारवादी सिद्धांत को समझाना शुरू करें उससे पहले प्रतिदिन जो एक लेक्चर मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, नव उदारवादी सिद्धांत या परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण। यहाँ मैंने इसको समझने के लिए आपके लिए एक डायग्राम तो ये बनाया है, दूसरा डायग्राम ये बनाया है। इन दोनों डायग्रामों के माध्यम से आप नव उदारवादी सिद्धांत या परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण को आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है राजनीतिक चिंतन के इतिहास में। मतलब चाहे हम पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के इतिहास का अध्ययन करें या भारत की राजनीतिक चिंतन के इतिहास का अध्ययन करें, भारत की चर्चा शुरू करें तो हम मनु की मनुस्मृति से कर सकते हैं, और पश्चिम की चर्चा करें तो हम वास्तविक रूप में राजनीति दर्शन का जो जनक है प्लेटो, तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। कहाँ से? प्लेटो से, क्योंकि प्लेटो ने ही व्यवस्थित रूप में जो है राजनीतिक विचार सबसे पहले दिए थे, या राजनीतिक चिंतन व्यवस्थित रूप में देने वाले सबसे पहले कौन है? प्लेटो ही है। इसलिए प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का जनक माना जाता है। अब चाहे पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के इतिहास की बात हो या भारत के राजनीतिक चिंतन के इतिहास की बात हो, वास्तविक रूप में राजनीतिक चिंतन के इतिहास में राज्य की प्रकृति, राज्य के कार्य, व्यक्ति और राज्य के संबंधों के बारे में विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं। और राज्य की प्रकृति के बारे में
जो ये विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं, इन विभिन्न सिद्धांतों को विविध परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ इसलिए यहाँ लिखा है नव उदारवादी परिप्रेक्ष्य, अन्यथा मैं यहाँ सिद्धांत भी लिख सकता था, लेकिन जिससे कि मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी इस बात को समझ सकें कि इनको परिप्रेक्ष्य की संज्ञा भी दी जाती है। मतलब पूरे पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत जब हम राज्य की प्रकृति, कार्य, व्यक्ति और राज्य के संबंध इसका अध्ययन करते हैं तो विभिन्न प्रकार के सिद्धांत उभर कर सामने आते हैं और इन सिद्धांतों को ही परिप्रेक्ष्य की संज्ञा भी दी जाती है। देखिएगा, राजनीतिक चिंतन के इतिहास में राज्य की प्रकृति, कार्यों तथा व्यक्ति और राज्य के संबंध में विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें आज हम 7वां सिद्धांत ले रहे हैं। 6 सिद्धांत मैंने अपलोड कर दिए हैं और राज्य की प्रकृति से जुड़े ये विविध परिप्रेक्ष्य भी कहलाते हैं। मतलब वास्तविक रूप में जो ये सिद्धांत हैं ये राज्य की प्रकृति से जुड़े विविध परिप्रेक्ष्य भी इनको आप कह सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है नव उदारवादी परिप्रेक्ष्य। आप मान लीजिएगा आपसे एग्जाम पूछ ले जाता है कि नव उदारवादी सिद्धांत के ऊपर एक लेख लिखिए, तो बेटा यही बात होगी, या नव उदारवादी दृष्टिकोण पर एक लेख लिखिए, निबंध लिखिए, तो यही आंसर आपको देना है। ठीक है, तो इसे नव उदारवादी परिप्रेक्ष्य कहें या नव उदारवादी सिद्धांत कहें या नव उदारवादी दृष्टिकोण कहें, बात एक ही है। अब ये नव उदारवादी जो परिप्रेक्ष्य या सिद्धांत या दृष्टिकोण ये कहना क्या चाहता है, ये मैंने यहाँ पर आपके लिए डायग्राम बनाया। इसमें समग्र बातें समाहित हो जाती हैं। यदि ये बातें आप समझ जाते हैं तो कंप्लीट लेक्चर आपकी समझ में आ जाएगा। चलिए देखिएगा, सबसे पहले मैंने यहाँ नोट किया है 7 का मतलब ये है कि राज्य के स्वरूप से संबंधित ये 7वां सिद्धांत या परिप्रेक्ष्य है। ठीक है बेटा, अब फिर मैंने यहाँ नोट किया है कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में या 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से, पूर्वार्ध का मतलब ये होता है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, ठीक है, उत्तरार्ध का मतलब होता है 20वीं शताब्दी के अंत में। तो 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में या प्रारंभ से राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ता रहा। मतलब मैंने आपको पहले कह दिया है कि इस उदारवादी विचारधारा में भी उतार चढ़ाव आए हैं। प्रारंभ में उदारवाद के अंतर्गत राज्य का कार्य क्षेत्र सीमित रहा, उसके बाद में राज्य का कार्य क्षेत्र फिर बढ़ गया और फिर से राज्य के कार्य क्षेत्र को घटाने की बात की जा रही है। ये बात जो कही जा रही है वही नव उदारवाद कहलाता है। ठीक है बेटा, तो समझें, राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ता रहा, मतलब 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ता रहा, राज्य के कार्य क्षेत्र को बढ़ाने की बात की जाती रही और ऐसी स्थिति में कल्याणकारी राज्य के विस्तार के कारण, मतलब चूंकि राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ता रहा और जब राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ेगा तो राज्य आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करेगा, आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करेगा, तो ऐसी स्थिति में पूंजीपति, संपत्तिशाली भूस्वामी है, उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा और उस टैक्स से या कर से जो आय प्राप्त होगी उसे जन कल्याण के ऊपर खर्च किया जाएगा, जनता के कल्याण पर खर्च किया जाएगा। तो जनता के कल्याण पर खर्च किया जाएगा तो इसे ही कल्याणकारी राज्य की संज्ञा दी जाएगी। तो इसलिए मैंने लिखा है कल्याणकारी राज्य के विस्तार के कारण, मतलब अब धीरे धीरे क्या हुआ, कल्याणकारी राज्य का विस्तार हुआ। क्यों? क्योंकि आर्थिक गतिविधियों में राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। किस लिए? जिससे कि जन कल्याण से संबंधित कार्य किए जाएं। अब जन कल्याण से संबंधित जो कार्य किए जाएंगे वो कौन से उदारवाद में किए जाएंगे? सकारात्मक उदारवाद में। नकारात्मक उदारवाद में स्पष्ट कह दिया गया है कि राज्य को आर्थिक गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, राज्य को कार्यों की संख्या घटानी चाहिए, कम से कम कार्य करना चाहिए, जन कल्याण से इसका कोई लेना देना नहीं है। जबकि सकारात्मक उदारवाद कह रहा है कि जन कल्याण से संबंधित कार्य राज्य को करने पड़ेंगे। तो राज्य ने पुलिस राज्य के स्थान पर कल्याणकारी राज्य का स्वरूप धारण कर लिया। मतलब जो प्रारंभ में उदारवाद था उसके अंतर्गत जो राज्य था वह पुलिस राज्य कहलाता था और उसके बाद में राज्य के द्वारा जैसे जनता के कल्याण से संबंधित कार्य किए जाने लगे तो पुलिस राज्य ने कल्याणकारी राज्य का स्वरूप धारण कर लिया। इसलिए मैंने लिखा है कल्याणकारी राज्य के विस्तार के कारण सामाजिक सुरक्षा की भावना बढ़ी। मतलब जैसे जैसे कल्याणकारी राज्य का विस्तार हुआ, मतलब राज्य ने जनता के कल्याण से संबंधित कार्यों की संख्या जैसे जैसे बढ़ाई वैसे वैसे सामाजिक सुरक्षा की भावना बढ़ी। मतलब सामाजिक सुरक्षा की भावना तो बढ़ गई कि जो निर्धन है, निर्बल हैं, असक्षम लोग हैं उनको जो है सुरक्षा प्राप्त हुई क्योंकि राज्य उनकी सहायता कर रहा है। परंतु इससे क्या होता है कि आर्थिक विकास की गति धीमी हो गई। फिर भाई सामाजिक सुरक्षा की भावना तो बढ़ गई,
मतलब जैसे जैसे राज्य ने आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप किया है, जनता के कल्याण से संबंधित नीतियां बनाई, कानून बनाए, तो इससे क्या हुआ कि सामाजिक सुरक्षा की भावना तो बढ़ गई। क्या सामाजिक सुरक्षा की भावना तो बढ़ गई, मतलब लोगों को जो निर्धन है, गरीब है, दीन दुखी है, उनको जो है सुरक्षा तो प्रदान की जा रही है, लेकिन इससे नुकसान भी हुआ। फायदा तो सामाजिक सुरक्षा का हो रहा है, लेकिन नुकसान क्या हो रहा है इससे कि आर्थिक विकास की गति धीमी हो गई। आर्थिक विकास की गति धीमी क्यों हुई? आर्थिक विकास की गति धीमी इसलिए हुई क्योंकि राज्य जिन निर्धन, असक्षम, दीन दुखी लोगों की, वर्गों की सहायता कर रहा था, वो लोग धीरे धीरे फिर श्रम करना छोड़ रहे हैं और वो आराम से अपना जीवन व्यतीत करने का प्रयास कर रहे हैं कि भी राज्य हमें जो है सहायता दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में श्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब श्रम नहीं किया जाएगा इन लोगों के द्वारा, तो इससे फिर क्या होगा? आर्थिक विकास की गति धीमी होगी। तो वास्तव में इसके कारण यही हुआ कि जैसे जैसे कल्याणकारी राज्य का विस्तार हुआ, सामाजिक सुरक्षा तो बढ़ी, सामाजिक सुरक्षा की भावना तो बढ़ी, लेकिन आर्थिक विकास की गति धीमी होगी। क्यों भाई? जब राज्य के द्वारा सारी सहायता की जाए, जैसे आज का मैं उदाहरण दूं कि आज का जो राज्य है, वास्तव में हमारे भारत की चर्चा की जाए तो यहाँ पर खाने के लिए जो है गेहूं भी दिए जा रहे हैं, इसके साथ में अन्य आर्थिक सहायता भी की जा रही है। तो इससे मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मजदूरी कर करके राजी नहीं है। उनका कहना है कि हमें खाने के लिए सरकार 10 केजी गेहूं दे रही है, तो डेफिनेटली इसका दुष्प्रभाव भी पड़ेगा, क्योंकि ये लोग मेहनत कर कर राजी फिर नहीं होंगे, तो इससे आर्थिक विकास की गति धीमी होगी। तो वास्तव में जैसे जैसे कल्याणकारी राज्य का विस्तार हुआ, वैसे वैसे सामाजिक सुरक्षा की भावना तो बढ़ गई लोगों के अंतर्गत, लेकिन आर्थिक विकास की गति धीमी होगी क्योंकि लोग श्रम करके राजी नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या हुआ कि फिर लोग श्रम से विमुख हो गए। मतलब जिन लोगों को सरकार के द्वारा सहायता दी जा रही है, तो वो लोग श्रम करके राजी नहीं रहते हैं फिर, इसलिए जनता श्रम से विमुख होगी। और जब जनता श्रम से विमुख होगी और आर्थिक विकास की गति धीमी होगी, तो फिर क्या होता है? अतः आर्थिक विकास को सही दिशा में कैसे मोड़ा जाए। अब यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया कि भाई आर्थिक विकास की गति धीमी होगी, लोग श्रम करके राजी नहीं है। क्यों? क्योंकि कल्याणकारी राज्य का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है, राज्य दीन दुखियों की, गरीबों की, है निर्धन लोगों की सहायता कर रहा है, तो इससे कोई भी जो मजदूर है वह श्रम करके राजी नहीं है, तो इससे क्या होगा? आर्थिक विकास रुक जाएगा। अब यहाँ प्रश्न उठ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है क्या कि अतः आर्थिक विकास को सही दिशा में कैसे मोड़ा जाए, मतलब पुनः आर्थिक विकास को सही दिशा कैसे दी जाए। तो इसका जो उत्तर मिला वह उत्तर मिला नव उदारवाद में, और नव उदारवाद ने स्पष्ट रूप में कह दिया कि राज्य को अपने कार्यों की संख्या घटा लेनी चाहिए, राज्य को अपने कार्यों की संख्या घटा लेनी चाहिए, राज्यों को आर्थिक गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, तब जाकर के पुनः आर्थिक विकास की गति बढ़ेगी। इसे ही कहते हैं नव उदारवाद। मतलब नव उदारवाद ये कहना चाह रहा है कि आर्थिक गतिविधियों में राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, राज्य को अपने कार्यों की संख्या को घटाना चाहिए, जिसकी अभिव्यक्ति निजीकरण के रूप में होती है। आज किसके रूप में होती है? निजीकरण के रूप में होती है। निजीकरण का मतलब आर्थिक गतिविधियों से राज्य धीरे धीरे हटता चला जाता है। यही बेटा क्या कहलाता है? नव उदारवाद। तो ये तो हो गया डायग्राम की बात, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम एक एक बात को लेते हैं, इससे सारी बातें क्लियर होंगी। चलिए भाई, सबसे पहले हम लेंगे कि वास्तविक रूप में नव उदारवाद के अंतर्गत, अर्थात इसके अंतर्गत समकालीन परिस्थितियों के संदर्भ में उदारवाद की मूल मान्यताओं को दोहराने का प्रयत्न किया गया है। मतलब जो नव उदारवादी परिप्रेक्ष्य है, इसमें क्या हुआ कि समकालीन परिस्थितियों के संदर्भ में, समकालीन परिस्थितियां क्या थी कि आर्थिक विकास की गति धीमी हो गई, लोग श्रम से विमुख हो गए। क्यों? क्योंकि कल्याणकारी राज्य का विस्तार हो रहा है, तो कोई भी जो मजदूर है श्रमिक है, वो मेहनत करके राजी नहीं, क्योंकि सरकार उनकी सहायता कर रहा है, सरकार उनको खाने के लिए अन्न दे रहा है, सरकार आर्थिक सहायता कर रहा है, तो कोई भी श्रम करके राजी नहीं है। तो फिर इससे क्या होता है? मजदूर श्रमिक श्रम से विमुख हो गए, तो ऐसी स्थिति में आर्थिक विकास की गति धीमी हो जाती है। अब जब आर्थिक विकास की गति धीमी हो जाती है, तो इन परिस्थितियों के अंतर्गत या इन परिस्थितियों के संदर्भ में उदारवाद की मूल मान्यताओं को दोहराने का प्रयत्न किया गया। मतलब उदारवाद की जो मूल मान्यताएं थी प्रारंभ में कि आर्थिक गतिविधि में राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, राज्य को कम से कम कार्य करने चाहिए, इन्हीं मान्यताओं को फिर से दोहराने का प्रयत्न किया गया और ये कहा गया
कि राज्य को आर्थिक गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, राज्य को कम से कम कार्य करना चाहिए, राज्य को अपने कार्यों की संख्या को सीमित रखना चाहिए। ये मूल मान्यता थी उदारवाद की, और इस उदारवाद की मूल मान्यता को नव उदारवादियों ने फिर से दोहराया, जिसको कि हम प्रारंभ में नकारात्मक उदारवाद कहते हैं। सकारात्मक उदारवाद तो कहता है कि आर्थिक गतिविधि में राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए, राज्य को अपने कार्यों की संख्या बढ़ानी चाहिए, लेकिन यहाँ नव उदारवादी कह रहे हैं कि राज्य को कम से कम आर्थिक गतिविधि में हस्तक्षेप करना चाहिए, अर्थात राज्य को कम से कम विनियमन रेगुलेशन कम से कम विनियमन करना चाहिए, मतलब अर्थव्यवस्था का कम से कम विनियमन करना चाहिए, कम से कम नियम बनाने चाहिए, बाजार अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए। यहाँ पर नव उदारवाद ये कहता है। तो नव उदारवाद का जो सार है बेटा वो है कि राज्य आर्थिक गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करे, अहस्तक्षेप की नीति को अपनाए। इसलिए मैंने लिखा है कि उदारवाद की मूल मान्यताओं को दोहराने का प्रयत्न किया। तो उदारवाद की मूल मान्यता यही थी क्या, कि हस्तक्षेप की नीति के ऊपर चले राज्य, राज्य आर्थिक गतिविधि में कम से कम हस्तक्षेप करे। इस मूल मान्यता को पुनः दोहराया, और पुनः जिसने दोहराया है वही क्या कहलाता है, नव उदारवाद कहलाता है। यस, आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो इनको बिंदु रूप में ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 बिंदु बना सकते हैं। 11 बिंदु के आधार पर आप नव उदारवादी विचारधारा को, सिद्धांत को, परिप्रेक्ष्य को आसानी से समझ सकते हैं। यस, आगे बढ़ते हैं। नव उदारवाद राज्य के कार्य क्षेत्रों को फिर से समेटने का समर्थन करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा बेटा, जो ये नव उदारवादी हैं, नव उदारवादी राज्य के कार्य क्षेत्रों को फिर से समेटने का समर्थन करते हैं। मतलब जितने भी नव उदारवादी हैं, जिनका कि मैंने यहाँ पर जितने भी विद्वान हैं उन सबके यहाँ नाम भी लिख दिए हैं इस लेक्चर के अंतर्गत। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि यहाँ पर मैंने इन सबके नाम नोट कर दिए हैं लास्ट में जाकर के। ठीक है, तो ध्यान दे बेटा, क्या कि यहाँ पर जो ये कार्य क्षेत्र है, राज्य के कार्य क्षेत्रों को फिर से समेटने का समर्थन किया इन्होंने। मतलब इनका कहना यह है कि राज्य को आर्थिक गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए और अपने कार्यों की संख्या घटानी चाहिए, जनता के कल्याण से संबंधित कार्य नहीं करे, ये नव उदारवादी ये कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यह विचारधारा कौन सी विचारधारा, नव उदारवादी विचारधारा 1980 के दशक में मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में उभर कर सामने आई, और सोवियत संघ के अवसान, मतलब सोवियत संघ का विघटन जो होता है 1991 में होता है, 1991 में होता है। सोवियत संघ के अवसान, अवसान का मतलब होता है विघटन, ने भी इसे बढ़ावा दिया। मतलब जैसे साम्यवादी विचारधारा का सोवियत संघ में पतन होता है, तो ऐसे ही इसके अंतर्गत जो है वृद्धि होती है किसमें, नव उदारवाद। मतलब नव उदारवादी विचारधारा को बल मिलता है इससे कि भाई वास्तव में राज्यों को अपने कार्यों की संख्या घटानी चाहिए और आर्थिक गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, अन्यथा हमारा भी वही हाल होगा जो कि सोवियत संघ का हुआ है। तो सोवियत संघ भूतपूर्व सोवियत संघ बन गया है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तीसरी दुनिया के लोगों ने राज्य की आर्थिक अकुशलता को निकट से देखा है। अब ध्यान दें, यहाँ मतलब तीसरी दुनिया के लोगों ने या तीसरी दुनिया के देशों के लोगों ने, ऐसे लिखेंगे आप, तीसरी दुनिया के देशों के लोगों ने राज्य की आर्थिक अकुशलता को निकट से देखा है। सबसे पहले तो यहाँ ये समझना है कि तीसरी दुनिया से क्या मतलब है भाई। तीसरी दुनिया का सीधा सा मतलब है कि एशिया अफ्रीका के ऐसे नव उदित या नव स्वतंत्र राष्ट्र जो कि अभी अभी मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के जो उपनिवेश थे वो स्वतंत्र हुए हैं, और ये जब दूसरा विश्व युद्ध होता है तो पूरी दुनिया दो गुटों में बढ़ जाती है, एक तरफ पूंजीवादी गुट, दूसरी तरफ साम्यवादी गुट। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका करता है, साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ करता है, और जो तीसरी दुनिया के राष्ट्र हैं वो इन दोनों गुटों में सम्मिलित नहीं होते हैं। चूंकि इनका कहना है कि हम अपना विकास तभी कर सकते हैं जबकि इन गुटों में सम्मिलित नहीं हो। तो वास्तव में इन दोनों गुटों से जो अलग ऐसे एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्र हैं जो कि इनमें सम्मिलित नहीं है, और सारे उपनिवेश थे पहले और इसके बाद में ये स्वतंत्र होते हैं। तो ये जो नव स्वतंत्र राष्ट्र राज्य हैं इनको ही तीसरी दुनिया की संज्ञा दी जाती है। अब ध्यान दें, क्योंकि ये आर्थिक अकुशलता को निकट से देखा है इन्होंने, तीसरी दुनिया के देशों ने। जैसे हम भारत का नाम ले सकते हैं, पाकिस्तान का नाम ले सकते हैं, बांग्लादेश का नाम ले सकते हैं, इनके अंतर्गत ये तीसरी दुनिया में ही आते हैं।
तो क्या होता है, जो तीसरी दुनिया के देश हैं ये अपनी आवश्यकताएं पूरी करने में असमर्थ सिद्ध होते हैं, क्योंकि ये अपनी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था जो है बहुत कमज़ोर है और इनका काफ़ी शोषण किया गया है। भारत की बात करें तो भारत का भी बहुत कुछ से जो है शोषण किया गया है ब्रिटेन के द्वारा, तो आवश्यकताएं पूरी करने में असमर्थ सिद्ध होते हैं ये। और जब ये ऐसा होता है, मतलब अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ सिद्ध होते हैं, तो इससे क्या होता है, प्रशासन में भ्रष्टाचार फैलता है। मैंने लिखा है प्रशासन में भ्रष्टाचार फैला है, और जब प्रशासन में भ्रष्टाचार फैलता है तो इससे क्या होता है, सत्तावाद का पंजा फैलता जा रहा है। मतलब तीसरी दुनिया के देशों में सत्तावाद का पंजा भी फैलता जा रहा है। मतलब जो सत्ताधारी हैं वो सत्ता की धौंस दिखाते हैं और जनसाधारण की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो फिर क्या होता है, इससे सिद्ध हो गया कि अर्थव्यवस्था को राज्य के नियंत्रण और संरक्षण में छोड़ देना उपयुक्त नहीं है। मतलब ऐसी स्थिति में, क्योंकि सत्तावाद का पंजा फैलता जा रहा है, शासक वर्ग भ्रष्ट होता जा रहा है, मतलब शासन प्रशासन भ्रष्ट होता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति से इन परिस्थितियों में ये सिद्ध हो गया कि अर्थव्यवस्था को राज्य के नियंत्रण और संरक्षण में छोड़ देना उपयुक्त नहीं है। मतलब स्पष्ट हो गया कि अर्थव्यवस्था को राज्य के नियंत्रण और संरक्षण में छोड़ना उपयुक्त नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि फिर अगला पॉइंट, इन परिस्थितियों ने किसने, कि वास्तव में सत्तावाद का पंजा फैल रहा है, प्रशासन भ्रष्टाचार फैल रहा है, मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी करने में शासन असफल सिद्ध हो रहा है। तो इन परिस्थितियों ने संपूर्ण विश्व में इस विचार को बढ़ावा दिया कि व्यक्तियों की उत्पादन क्षमता और अर्थव्यवस्था की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए बाजार की शक्तियों को अपना काम करने देना चाहिए। मतलब आर्थिक गतिविधियों से राज्य को हट जाना चाहिए, राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, राज्य को जन कल्याण संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए। इसलिए लास्ट में मैंने लिखा है कि बाजार की शक्तियों को अपना काम करने देना चाहिए और राज्य को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये निष्कर्ष इससे निकलता है और यही कहलाता है नवउदारवादी विचारधारा। नेक्स्ट, अगली बात, नवउदारवाद के समर्थक स्वेच्छा से प्रेरित व्यवस्था को उत्तम व्यवस्था मानते हैं। मतलब जो नवउदारवाद के समर्थक विद्वान हैं वो वास्तविक रूप में जो है स्वेच्छा से प्रेरित व्यवस्था को उत्तम व्यवस्था मानते हैं। मतलब इनका कहना है कि जो स्वेच्छा से प्रेरित व्यवस्था उत्तम व्यवस्था है। इसलिए इन्होंने कहा है, नवउदारवादियों ने कहा है, क्या कहा है, कि भाई आर्थिक गतिविधियों में राज्य हस्तक्षेप नहीं करे। मतलब यहाँ पर एक प्रकार से समाज को मुक्त रहने दिया जाए, मतलब ओपन सोसाइटी की व्यवस्था की जाए। समाज के अंतर्गत व्यक्ति आपस में स्वतंत्र रूप में अपना व्यवहार करें, राज्य के द्वारा उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाए। ये नवउदारवाद कहता है। नेक्स्ट बात, नवउदारवाद के अनुसार मानवीय आवश्यकताएं मुक्त समाज के, अब ध्यान देंगे यहाँ, नवउदारवाद के अनुसार मानवीय आवश्यकताएं मुक्त समाज, ओपन सोसाइटी, मुक्त समाज के भीतर विभिन्न व्यक्तियों के परस्पर लेन देन की असंख्य गतिविधियों के रूप में व्यक्त होती है। आप ध्यान दीजिएगा, मतलब जो नवउदारवाद है ये कह रहा है कि मानवीय आवश्यकताएं मुक्त समाज के भीतर, ओपन सोसाइटी के भीतर विभिन्न व्यक्तियों के परस्पर लेन देन की असंख्य गतिविधियों के रूप में व्यक्त होता है। इसलिए व्यक्तियों का जो आपस में लेन देन है वो स्वतंत्र रहे, उसमें किसी भी रूप में राज्य के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाए, यही नवउदारवाद है। नेक्स्ट, बाजार विभिन्न व्यक्तियों को अपनी अपनी पसंद के अनुसार चलने के अधिकतम अवसर प्रदान करता है, अतः वह सच्चे लोकतंत्र की अभिव्यक्ति। आप ध्यान देंगे यहाँ पर, चूंकि ये बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है, यहाँ मैंने स्पष्ट रूप में लिखा है कि बाजार की शक्तियों को अपना काम करने देना चाहिए, राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करे। इसलिए बाजार जो मार्केट है विभिन्न व्यक्तियों को अपनी अपनी पसंद के अनुसार चलने के अधिकतम अवसर प्रदान करता है। अतः वह सच्चे लोकतंत्र के व्यक्ति, मतलब सच्चे लोकतंत्र की अभिव्यक्ति बाजार व्यवस्था के अंतर्गत होती है, बाजार की शक्तियों के अंतर्गत ही होती है, चूंकि इसके अंतर्गत राज्य अनावश्यक रूप में हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर यहाँ मैंने लिखा है कि दूसरी ओर औपचारिक लोकतंत्र स्वयं एक राजनीतिक बाजार का रूप धारण कर लेता है। आप ध्यान दें यहाँ, क्योंकि बाजार व्यवस्था के अंतर्गत राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, व्यक्ति स्वतंत्र रूप में लेन देन करेंगे। जब व्यक्ति स्वतंत्र रूप में लेन देन करेंगे तो वो अपने हित में ही तो लेन देन करेंगे। तो ऐसी स्थिति में राज्य को अनावश्यक रूप में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, व्यक्तियों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए। इसीलिए दूसरी ओर औपचारिक लोकतंत्र स्वयं एक राजनीतिक बाजार, पॉलिटिकल मार्केट का रूप धारण कर लेता है। पॉलिटिकल मार्केट का रूप धारण कर लेता है, इसका क्या मतलब है,
ध्यान दें, इसमें नागरिक अपना वोट देकर मतलब मत दे करके उसके बदले में तरह तरह के हित लाभ और सेवाएं प्राप्त करते हैं। ध्यान दें, औपचारिक लोकतंत्र स्वयं एक राजनीतिक बाजार का रूप धारण कर लेता है। मतलब जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, वह स्वयं अपने आप में एक पॉलिटिकल मार्केट का रूप धारण कर लेता है। और ऐसी स्थिति में जो वोटर होते हैं, जो मतदाता होते हैं, वो वास्तविक रूप में यहाँ ध्यान देंगे, इसमें नागरिक अपना वोट दे करके उसके बदले में तरह तरह के हित लाभ और सेवाएं प्राप्त करते हैं। इस सारी व्यवस्था पर जो खर्च आता है उसे सब लोग मिलकर उठाते हैं। समझिएगा यहाँ पर फिर से। दूसरी ओर औपचारिक लोकतंत्र स्वयं एक राजनीतिक बाजार का रूप धारण कर लेता है। मतलब यहाँ पर जो डेमोक्रेसी होती है भाई, आर्थिक गतिविधि में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को स्वीकार किया जा रहा है, लेकिन जो अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है वह स्वयं एक राजनीतिक बाजार का रूप धारण कर लेगा। क्यों धारण कर लेगा? क्योंकि इसमें नागरिक अपना वोट दे करके, अपना मत दे करके उसके बदले में भाई पहले शर्त लगेंगे कि हम आपको वोट तो दे देंगे, कोई पार्टी विशेष हो, हम अपना मत देंगे, लेकिन हमें ये सेवाएं चाहिए, ये सुविधाएं चाहिए। तो क्या है, राजनीतिक बाजार का रूप धारण कर लेते हैं। इसमें नागरिक अपना वोट देकर, अपना मत देकर बदले में तरह तरह के हित लाभ और सेवाएं प्राप्त करते हैं। और इस सारी व्यवस्था पर जो खर्च आता है उसे सब लोग मिलकर के उठाते हैं। मतलब यहाँ वास्तविक रूप में जो लोकतंत्र है वह स्वयं एक पॉलिटिकल मार्केट का रूप धारण कर लेता है। और इसमें जो एक मतदाता होता है वह अपना वोट दे करके उसके बदले में हित लाभ और सेवाएं प्राप्त करता है। अब डेफिनेटली नव उदारवाद ये कहता है कि आर्थिक गतिविधि में राज्यों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। व्यक्ति स्वयं स्वतंत्र रूप में अपना लेन देन कर रहे हैं और उस लेन देन में राज्य को कतई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो उससे आर्थिक विकास की गति तेज हो जाएगी। ये नव उदारवाद है। नेक्स्ट, राज्य को बाजार व्यवस्था, मार्केट सिस्टम, बाजार व्यवस्था है, बाजार प्रणाली, राज्य को बाजार व्यवस्था की पूरक भूमिका निभानी चाहिए। मतलब राज्य को तो बाजार व्यवस्था की पूरक भूमिका निभानी चाहिए। जैसे मार्केट सिस्टम के अंतर्गत ये होता है कि सभी व्यक्ति स्वतंत्र रूप में अपना लेन देन करते हैं, तो राज्य को भी इसी की पूरक भूमिका निभानी चाहिए कि आर्थिक गतिविधियों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य को अपने कार्यों की संख्या कम करनी चाहिए। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कह दिया कि राज्य को आर्थिक गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। राज्य को कम से कम विनियमन करना चाहिए। मतलब बाजार व्यवस्था का कम से कम विनियमन करना चाहिए, कम से कम रेगुलेशन करना चाहिए, कम से कम नियम उपनियम बनाए जाए राज्य के द्वारा। नेक्स्ट, नव उदारवाद कहता है कि राज्य का जो उपयुक्त कार्य है वह है बाजार व्यवस्था को सहारा देना। मतलब मार्केट सिस्टम जो है, जो बाजार व्यवस्था है, राज्य का केवल एक ही उपयुक्त कार्य है, वो ये है कि बाजार व्यवस्था को सहारा देना है। मतलब बाजार व्यवस्था को सहारा दे। जैसे हम कहें कि भाई जब समझौता हो जाता है लोगों में, तो उस समझौते की पालना हो रही है नहीं, राज्य केवल ये देखे कि समझौते का उल्लंघन होता है, लोग आपस में जो भी समझौता करते हैं उसका उल्लंघन होता है, तो ऐसी स्थिति में उल्लंघन करने वालों को दंड दे, दंड की व्यवस्था अवश्य करे। तो ये राज्य का कार्य है। मतलब बाजार व्यवस्था को राज्य सहारा दे, बाजार व्यवस्था को राज्य क्या दे, सहारा दे। बाजार व्यवस्था बनी रहे इसके लिए राज्य उसकी सहायक के रूप में भूमिका निभाए और उसके स्वाभाविक कामकाज में रुकावट डालना नहीं है। मतलब राज्य का उपयुक्त कार्य क्या है, बाजार व्यवस्था को सहारा देना है, उसके स्वाभाविक कामकाज में रुकावट डालना नहीं। मतलब राज्य का जो कार्य है वो बाजार व्यवस्था के स्वाभाविक कामकाज में रुकावट डालना नहीं है। मतलब अनावश्यक रूप में आर्थिक गतिविधियों में बाजार व्यवस्था में राज्य हस्तक्षेप नहीं करे। राज्य केवल बाजार व्यवस्था को सहारा दे, अनावश्यक रूप में उसमें हस्तक्षेप नहीं करे। यही है नव उदारवाद। मैं एक बात को आपको अलग अलग रूप में, इस रूप में नोट किया है और इस रूप में समझा रहा हूं कि नव उदारवाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको कहा था कि भाई जो नव उदारवादी सिद्धांत या परिप्रेक्ष्य, इसके मुख्य समर्थक, मुख्य प्रवक्ता है कौन कौन है, मुख्य प्रवर्तक कौन कौन है, उन विद्वानों के क्या नाम है। तो एग्जाम में किसी भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि जितने भी विद्वानों के मैंने यहाँ नाम लिखे हैं, इनमें से कुछ के ऊपर मैंने लेक्चर अपलोड कर दिए, कुछ के ऊपर लेक्चर अपलोड कर दूंगा, ध्यान दें। नव उदारवादी परिप्रेक्ष्य जो है, इसका दार्शनिक आधार, मतलब नव उदारवादी परिप्रेक्ष्य का दार्शनिक आधार मैंने लिखा है, इसका दार्शनिक आधार, इसका दार्शनिक आधार का मतलब नव उदारवादी परिप्रेक्ष्य का जो दार्शनिक आधार है वह है बर्लिन
हेयक, फ्रीडमैन और रॉबर्ट नोजिक के चिंतन में मिलता है। मतलब जो ये नव उदारवादी परिप्रेक्ष्य या सिद्धांत या दृष्टिकोण है, इसका जो दार्शनिक आधार है बेटा, वो दार्शनिक आधार बर्लिन, हेयक, फ्रीडमैन और रॉबर्ट नोजिक के चिंतन में मिलता है। इन विद्वानों का आप नाम नोट करें तो एग्जाम में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। कैसे? जैसे आपसे पूछ ले जाए कि निम्न में से कौन सा विद्वान नव उदारवादी है, तो इन में से एक का नाम दे दिया जाएगा, बाकी तीन और नाम दे दिए जाएंगे। तो आपको यदि ये सारे नाम याद हैं, बर्लिन, हेयक, फ्रीडमैन और रॉबर्ट नोजिक, तो डेफिनेटली आपका आंसर सही होगा। तो इन विद्वानों का आप नाम नोट कीजिएगा। अब यहाँ पहला डायग्राम तो मैंने आपके लिए ये बनाया था जिसके आधार पर आप नव उदारवादी विचारधारा को समझें, परिप्रेक्ष्य को समझें। और दूसरा जो डायग्राम है वो ये है, इसके आधार पर भी आप नव उदारवादी परिप्रेक्ष्य को आसानी से समझ सकते हैं। ध्यान दें बेटा, मैंने एक तरफ यहां दर्शाया बाजार व्यवस्था, मार्केट सिस्टम, इधर लिखा है राज्य सहारा देना, कम हस्तक्षेप, आर्थिक गतिविधि। मैं समझाऊंगा इसको। इधर मैंने लिखा है राज्य स्वाभाविक कामकाज में रुकावट न डाले। क्या मतलब है कि जो नव उदारवाद है वो ये कहता है कि वास्तविक रूप में राज्य का कार्य केवल इतना है कि बाजार व्यवस्था, क्या बाजार व्यवस्था को केवल सहारा दे। मतलब राज्य बाजार व्यवस्था को केवल सहारा दे और राज्य आर्थिक गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करे। मैंने लिख दिया है आर्थिक गतिविधियों में राज्य कम हस्तक्षेप, मतलब कम से कम हस्तक्षेप करे। यहां भी लिखा है मैंने कम से कम विनियमन करे, कम से कम नियम उपनियम बनाए। दूसरी तरफ लिखा है कि राज्य स्वाभाविक कामकाज में अनावश्यक रूप में रुकावट नहीं डाले। राज्य का उपयुक्त कार्य केवल यही है, क्या? जैसा मैंने लिखा भी है कि राज्य का उपयुक्त कार्य केवल एक ही है कि बाजार व्यवस्था को सहारा दे, कम से कम आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करे और वास्तविक रूप में जो स्वाभाविक कामकाज है उनमें, मतलब बाजार व्यवस्था के, मार्केट सिस्टम के जो स्वाभाविक कामकाज हैं उनमें रुकावट न डाले। ये जो है राज्य का कार्य। इसलिए नव उदारवादी कहते हैं कि राज्य का उपयुक्त कार्य केवल यही कि बाजार व्यवस्था को सहारा दे और उसके स्वाभाविक कामकाज में रुकावट नहीं डाले। ये है नव उदारवाद। तो मुझे पूरा विश्वास है आप नंबर 1 डायग्राम, नंबर 2 डायग्राम, इन दोनों से आप नव उदारवादी सिद्धांत या परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण को या विचारधारा को आसानी से समझ सकते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरा विश्वास है आप इसे बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।